मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले 3 वीडियोस में 3 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे वेंडर्स को सेलेक्ट करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं और एक वेंडर कैसे प्रोडक्शन करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कंज्यूमर्स को सबसे पहले अगर कोई समझ पाता है तो वो एक वेंडर होता है, क्योंकि वो यह चाहता है कि जैसे जैसे हमारे सेल्स बढ़ेंगे तो वेंडर को यह पता चल जाता है कि हमें किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाना चाहिए, और वेंडर्स ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा, पहला है वेंडर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोड्यूस। यानी सबसे पहले हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस वेंडर से सामान को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, या उन सेंडर्स को कैसे एवेलेबल करना चाहिए। दूसरा, हम ये ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन करते समय एक मैनेजमेंट को क्या ध्यान देना चाहिए या किन बातों पर ज़्यादा फोकस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा गेटिंग बीड्स फ्रॉम द वेंडर, यानी वेंडर से आपको क्या समझ में आता है, या जिस वेंडर से आपने माल खरीदा है या जिस वेंडर को आपने सेलेक्ट किया है, क्या वो वेंडर हमारे काम के हैं या नहीं। दूसरा, आपको इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि काम कराते समय वेंडर्स आपके लिए उपयोगी हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आपका रहेगा ले आउट प्लान ऑप्शन फॉर वेन्यू, यानी आपने जो प्लान बनाया है क्या वो आपके ऑप्शन वेन्यू में है या नहीं है। अगर वो ऑप्शन वेन्यू में नहीं है तो क्या हम उन वेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आने वाले समय में उन वेन्यू में कोई बदलाव होता है तो आपके पास सेकंड प्लान क्या है, और उन सेकंड प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखिए कि वेंडर्स जो होते हैं वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सजेस्टिंग अल्टरनेटिव व्हेन वेन्यू इज़ नॉट वेन्यू। अगर वेन्यू हमारे पास नहीं है तो उस समय हम जो भी आपका इवेंट है उस इवेंट में क्या कर सकते हैं या उन इवेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारा ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर हमारे पास लेआउट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, वेंडर नहीं है, तो आखिर हमारे पास ऐसा अल्टरनेटिव क्या चीज़ है जिनका उपयोग करके हम अपने गेस्ट को और इवेंट को दोनों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आपके गेस्ट सेटिस्फाइड होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इवेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। दूसरा, आपको ये बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक वेंडर ही चैन की तरह काम करता है जो कंज्यूमर और सप्लायर के बीच में बताता है। यानी जैसे वेंडर से अगर कोई कंज्यूमर आया, कोई ग्राहक आया और सामान खरीदा, तो वेंडर को यह पता होता है कि उसे कौन कौन से सामान नेक्स्ट टाइम रखने हैं, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने सप्लायर को बताता है, सप्लायर जाके मैन्युफैक्चरर को बताता है कि इस समय इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और जिसकी मदद से हम उन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि चीज़ें कैसे बदलती रहती हैं, और आप सभी जानते हो कि कभी भी अगर हमारे पास अल्टरनेटिव चीज़ें हैं तो उस अल्टरनेटिव चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मान लीजिए कि हम कहीं अपना इवेंट कर रहे हैं जहाँ पर वेंडर पॉसिबल ना हो कि मिले, तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्टरनेटिव चीज़ें होनी चाहिए कि वेंडर के ना होने पर भी हम उनका यूज़ करके अपने इवेंट को सक्सेसफुली कर सकें। आई होप आज हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि जब वेंडर हमारे पास होते हैं या जब हम वेंडर का सिलेक्शन करते हैं या मैनेजमेंट प्रोड्यूशन करते हैं या ऑप्शनल खोजते हैं, या हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि एक वेंडर को क्या क्या चाहिए, या दूसरा एक वेंडर हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, क्या हमारे इवेंट में वेंडर को होना ज़रूरी है। इन सभी बातों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे हम चलेंगे और यह देखेंगे कि जब भी हम किसी वेंडर को सेलेक्ट करते हैं तो उनमें कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए कि जो वेंडर है क्या वो एक अच्छा वेंडर है या नहीं है, उसने इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था क्या उन कॉन्ट्रैक्ट को उसने सफलतापूर्वक किया या नहीं किया। दूसरा, हम ये भी चेक करेंगे कि क्या वो इस काम के लिए उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हो कि इवेंट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सारी चीज़ें सही से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
क्योंकि इवेंट करने पूरी तरीके से देखिए तो जो जिम्मेदारी होती है वो वेंडर की तरफ होती है, क्योंकि एक अच्छा वेंडर ही हमें सभी प्रोडक्ट टाइमली सप्लाई कर सकता है। क्योंकि जब हम एक अच्छा वेंडर ही नहीं रखेंगे तो सप्लाई नहीं हो पाएगी, और जब सप्लाई नहीं हो पाएगी तो जो हमारा इवेंट है वो टाइमली सक्सेसफुल नहीं होगा, और सक्सेसफुल टाइमली क्या, वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए एक वेंडर को सेलेक्ट करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक वेंडर को सबसे पहले नीड्स क्या है। ठीक है, सिलेक्शन के समय हम जो इवेंट करा रहे हैं, क्या हम जिस वेंडर को सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस नीड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें एक ऐसे वेंडर को खोजना चाहिए जो उस काम के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट आपका रहेगा मार्केट रिसर्च। हमें मार्केट में भी उसके खिलाफ रिसर्च कर लेना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस वेंडर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, या जिस मार्केट में हम वेंडर को रख रहे हैं, क्या वो उस मार्केट के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मार्केट में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा, कुछ ऐसे भी वेंडर होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनके काम का कोई नाम नहीं होता है। तो हमें एक वेंडर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंग्स को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। सिलेक्शन करते समय आपको मार्केट के बारे में इन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा सेंड RPF, ये भी हमें सेंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या जिस वेंडर को हमने सेलेक्ट किया है वो इसके अंतर्गत अच्छा कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता। अगला है स्कोर प्रपोजल, यानी हमें यह देखना चाहिए कि जब हम वेंडर को सेलेक्ट करते हैं तो लोग उसे कितना स्कोर देते हैं। इसके पहले उसने जितने भी इवेंट्स किए हैं, क्या उसे लोगों ने पसंद किया, उसके सप्लाई को, उसके प्रोडक्ट को, या एनीथिंग एल्स। तो इन सभी के अकॉर्डिंग भी हमें ध्यान करना चाहिए। अगला है निगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि एक वेंडर को के लिए भी हेल्पफुल और एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल हो। जब दोनों के लिए हेल्पफुल होगा तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बनाना चाहिए जिससे कि दोनों चीज़ें के अच्छे हों। अगला है देखिए कि वेंडर मैनेजमेंट स्टेप्स, यानी वेंडर मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक दुकानदार अपने प्रबंध को कैसे कर सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर वेंडर है तो उसके पास बहुत सारे ग्राहक जाएंगे और हर ग्राहक की एक अलग डिमांड होगी। तो एक वेंडर अपने कस्टमर से डीलिंग कैसे करता है, उनका ध्यान कैसे रखता है और उनकी बातों को कैसे प्रपोजल के अकॉर्डिंग काम करता है, इन सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैनेजमेंट करते समय सभी हमें ऑन बोर्ड है, यानी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वेंडर एक अच्छा प्लानर है, एक अच्छा कंट्रोलर है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, या उसके अंदर मैनेजमेंट करने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। क्या वो आपने जो उसे काम दिया उसे बिना किसी द्वेष, भेदभाव और सभी एम्प्लॉइयों के साथ मिलकर वो कर सकता है या नहीं कर सकता। हमें इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रैक परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट करते समय एक वेंडर को यह चाहिए कि उसके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्या वो अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो इसके योग्य हैं या नहीं है। हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छे जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बेहतर हम कुछ देखते हैं या सबसे पहले जो चीज़ें देखते हैं तो वो एक वेंडर का जो होता है वो ट्रैक रिकॉर्ड होता है। क्या वो एक काम अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या जो काम कर रहा है वो लोगों के लिए प्रफुल्लित है या नहीं है, या वो जो काम ले रहा है वो उस काम के योग्य भी है या नहीं है। दूसरा, मैनेज रिस्क। ये भी होता है कि जब भी वेंडर मैनेजमेंट करता है तो उसे यह रिस्क होता है कि वो मैनेज कैसे करेगा। क्योंकि जैसे ही हमारा एक प्लान होता है और प्लान में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस एम्प्लॉय को हमने जिस जगह पर रखा है क्या वो उस जगह पर पहुंचकर वो कार्य कर रहा है या नहीं। कभी कभी होता है हमारे एम्प्लॉयज़ कुछ बीमार पड़ जाते हैं, इलनेस के कारण वो टाइमली नहीं आ पाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए कि क्या वो मैनेजमेंट रिस्क है या नहीं है। अगला नेक्स्ट है रिव्यू एंड रिन्यू। हमें वेंडर के जितनी भी मैनेजमेंट है
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इवेंट करने जा रहे हैं तो इवेंट करने के बाद वहाँ के लोगों से रिव्यू लेना, और वो रिव्यू हम अपने मीटिंग में, कॉन्फ्रेंसेस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें, और हमें क्या बेहतर करना है वो इन्हें बताएं, ताकि जैसे जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उन्हें जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों के बारे में बताएंगे, जिससे कि हमारा एक अच्छा परफॉर्मर तैयार होगा। और नेक्स्ट या उसके आगे जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करें, और एक बेहतर इवेंट हमारा सक्सेसफुल होगा। दूसरा, हमें रिव्यू इसलिए भी लेना चाहिए ताकि हम उसमें एक अच्छा बदलाव कर सकें और लोगों को समझ में आ जाए कि वो सारी चीज़ें हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। हम यह देखेंगे कि जब हमने एक वेंडर को सेलेक्ट कर लिया तो उन वेंडर्स के जो हमारे बीट्स होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट स्टेप में कौन कौन से ऐसे डिसीजन हैं जिनको लेकर हम अपने बिजनेस को और बेहतर या अपने इवेंट को और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, जैसा आप सभी जानते हो कि ये सारे वर्क जितने भी हम कर रहे हैं ये हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी युवा हों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, स्किल डेवलप। तो इसमें हमारा पहला होगा डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, यानी सबसे पहले बिट्स में हम ये डिफाइन करेंगे कि उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे अगर एक इवेंट में हमें जो जो ज़रूरत होती है या एक इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमें जो जो इवेंट में रिक्वायरमेंट होगी, पहले हम उसकी लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम इस बात का ध्यान देंगे कि क्या जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो सभी उस लिस्ट में है या नहीं। दूसरा, क्या वो लिस्ट हमारे अकॉर्डिंग बना है, या जो हम इवेंट करने वाले हैं वो सारी चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट है। यानी आप ये कह सकते हो कि बीट्स में हमारा पहला जो रिक्वेस्ट होगा वो होगा कि जितनी भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उनको डिफाइन किया है। अगला है चूज बीट टाइप। अब इसमें एक होता है RFQ और दूसरा होता है RFP। दोनों में हमें यह देखना है कि हमें फिक्स वाले के साथ जाना है या अनफिक्स वाले में जाना है। फिक्स वाले में क्या होता है कि आप एक बार अगर इस बीट्स को चूज कर लेते हो तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं, लेकिन सेकंड वाले में आप बदलाव कर सकते हैं, यानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें नई नई चीज़ों का हेर फेर बदल कर सकते हैं। अगला आता है सेलेक्ट वेंडर, यानी आप ये देखोगे कि हमें किस वेंडर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या जो वेंडर का हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे लिए सही है या नहीं। नेक्स्ट है आपका सेट अ डेडलाइन, और वेंडर सेलेक्ट करने के लिए और बाकी चीज़ों को वर्क करने के लिए या जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए एक डेडलाइन बनानी चाहिए, जो एक डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए और उसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमें काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर किसी काम के लिए हम एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं तो वो काम हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल, सिस्टमेटिक और समय पर पूरा हो जाता है। अगर हम किसी काम के लिए डेडलाइन फिक्स नहीं करते हैं तो वो काम आगे बढ़ते ही चला जाता है, ठीक है। अगला है आपका कंपेयर ऑफर्स। हमें किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले या बीट्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले या इवेंट को आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि क्या हमने जो वेंडर्स को या जो इवेंट के लिए ऑफर्स थे, जितने लोगों ने हमें ऑफर्स दिया था, क्या उन ऑफर्स में कोई ऐसा ऑफर तो नहीं है जिसे हम मिस कर रहे हैं, यानी जहां हमारा कॉस्ट कम लग रहा है और बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहा है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें ऑफर्स मिलने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वर्क कर सकते हैं। और ये भी कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा ऑफर ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि हमारे रिक्रूट बीट पर बढ़िया असर पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कोर लेआउट। कोर लेआउट में क्या होता है कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की है इवेंट के लिए क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये भी हम ध्यान रखते हैं कि जिन चीज़ों को सेलेक्ट करके हम चीज़ें करना चाहते हैं क्या वो हमारे कंफर्ट जोन में है या नहीं है। कोर लेआउट में पहला देखिए थिएटर स्टाइल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस समय तरह तरह के थीम्स आ गई हैं,
स्टाइल्स आ गए हैं जिसको इस समय के जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, उनको कराना चाहते हैं इवेंट में। तो पहला हमारा जो स्टाइल आता है वो थिएटर स्टाइल होता है। तो हमें कस्टमर से पहले ही से पूछ लेना चाहिए कि क्या आप थिएटर स्टाइल कराओगे। इसके बाद एक आता है बैंक्वेट स्टाइल। बैंक्वेट स्टाइल में भी आपको लग्जरियस चीज़ें मिलेंगी। देन आता है कॉर्पोरेट स्टाइल, फिर आपका आता है क्लासरूम स्टाइल, फिर कॉकटेल रिसेप्शन, फिर यू शेप और होलो स्क्वायर। यानी ये सभी आपके एक ऐसे हैं जिनसे आप अपने एक इवेंट को सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये एक स्टाइल है जिनकी मदद से आप अपने इवेंट को पूरी तरीके से सिक्योर एंड सेफली कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन लाइफ स्टाइल्स या फिर इन स्टाइल को करने के लिए जो भी आपकी प्राइस पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि थिएटर स्टाइल की प्राइस अलग होगी, बैंक्वेट का अलग होगा, कॉर्पोरेट का अलग होगा, क्लासरूम स्टाइल का अलग होगा, कॉकटेल और रिसेप्शन का अलग होगा। नेक्स्ट आपका जो है यू शेप। तो देखिए, जैसा आप अपने इवेंट में स्टाइल चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हर स्टाइल की एक अलग फीस होती है और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करके वेंडर से करवाना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि अपने इवेंट में थिएटर स्टाइल चाहते हैं तो हमें वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद उसे बता देना होगा कि जो हमारा सर्व होगा या जो आप प्रोडक्ट लाओगे या जो आपकी स्टाइल्स होंगे वो किस तरीके की है। दूसरा, अगर बैंक्वेट है तो बैंक्वेट का अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अगला है कॉर्पोरेट। अगर हम कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्लासरूम स्टाइल, ये हमारे बच्चों के इवेंट के लिए होता है जहाँ पर हम करवाते हैं, ठीक है। अगला है कॉकटेल या रिसेप्शन। कॉकटेल में क्या होता है कि ये किटी पार्टी की तरह होती है और इस पार्टी का इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके यह देखते हैं कि वो सारी चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी या नहीं। नेक्स्ट आपका आता है यू शेप और होलो स्क्वायर। इसको या तो यू शेप आप बोल सकते हैं या होलो स्क्वायर बोल सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपके और आगे चलते हैं तो होता है स्ट्रीट लेआउट बेस्ट प्रैक्टिस। यानी आपको पहले से गेस्ट और जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं उन सभी के साथ एक कॉल कर लेना चाहिए और उन बातों का डिस्कशन करने के बाद ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ट्रैफिक पर। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका इवेंट हो रहा है क्या वो ट्रैफिक एरियाज में तो नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर इवेंट के समय ट्रैफिक लग गया तो आपके गेस्ट लेट हो जाएंगे और आपके इवेंट भी देर से शुरू होंगे। नेक्स्ट आपका सर्विस बफर। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने जिस सर्विस वाले को रखा है क्या वो अच्छे से सर्विस कर सकता है, यानी जिस वेंडर को आपने सर्विस के लिए रखा हुआ है क्या वो एक बेस्ट सर्विस दे सकता है या नहीं दे सकता। नेक्स्ट आपका आता है फिक्स्ड एलिमेंट्स। यानी इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स फिक्स हैं क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक में आप ये कह सकते हो कि आपको हर साइड पर, हर पर्ट पर, हर फिक्स एसेट पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ पे वर्क की ज़रूरत है वहाँ पर आपको वर्क अच्छे से करना चाहिए। साथ ही इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हो वो कार्य अच्छे से होगा या नहीं। नेक्स्ट आपके पास किसी भी काम को करने के लिए जब हम जाते हैं तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन होना चाहिए जिनसे कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप उन कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जब कार्य करते हैं तो कार्यों को करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप इवेंट कर रहे हो तो वो इवेंट क्या हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। उन ऑप्शंस में रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करते समय क्या वो काम पूरी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन कामों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि किन कार्यों के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्विक बैकअप ऑप्शन। आपके पास अगर मान लीजिए कि इवेंट में किसी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कभी आग लग जाए, बारिश हो जाए या किसी अन्य प्रकार, तो आपके पास नियर बाय में एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप फिर से उस बिजनेस या उस इवेंट को रीऑर्गेनाइज कर सकें और किसी भी प्रकार की चीज़ें दिक्कत ना करें। सेकंड आपका डेट एडजस्टमेंट। यानी आप ये भी देखते हो कि जो डेट है, कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर्स, गेस्ट या फिर ट्रैफिक, इन सभी का ध्यान देते देते आप कुछ चीज़ों को, डेट को मिस कर रहा था और फिर आपसे
कंज्यूमर ये बोलता है कि आपको सर डेट चेंज कर देना चाहिए। तो डेट एडजस्टमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट, अब आपका आता है हाइब्रिड स्टेप, यानी हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं क्या वो हाइब्रिड स्टेप में आगे बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ सकती हैं तो वो कैसे बढ़ सकती हैं, कब बढ़ सकती हैं, किन परिस्थितियों में बढ़ सकती हैं और कैसे बढ़ सकती हैं। यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, कब हो सकती हैं। तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए और यह अनिवार्य रूप से आपके कार्यों में प्रगति से करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ कौशल की कोई कमी नहीं है, बस अर्थ इतना है कि लोगों को अपने ही कौशल के बारे में जानकारी नहीं। अगर हम उन्हें उनके कौशल के बारे में बताते हैं और उन्हें डेली प्रैक्टिस करवाते हैं या उस कौशल से रिलेटेड उनसे कार्य करवाते हैं तो निसंदेह वो अपने कौशल में और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और कार्यों को करने वाले बन जाएंगे। और ये भी ध्यान होगा कि वो अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आप जानते हो कि पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो सभी देशों में युवाओं की संख्या कम है। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ युवा नहीं, लेकिन हमारे भारत देश में पूरे 65% युवा हैं और उन्हीं के कंधों पर देश का विकास रखा हुआ है। और सभी आप जानते हो कि अगर वो कार्यों को अच्छे से करते हैं और अपनी चीज़ों को स्टेबल करते हैं और अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करते हैं तो सिर्फ उन्हें ही रोजगार नहीं मिलेगा, आसपास के सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा या सभी नौजवानों को रोजगार करने में सहायता प्राप्त होगी। जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है और उन स्कीम की सहायता से युवा बहुत सारे रोजगार को भी खोल रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहेंगे कि आपके पास हर एक प्लान के लिए एक बेहतर प्लान होना चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने 3 लेक्चर में सीखा था, उन तीनों के अकॉर्डिंग ये आज का चौथा लेक्चर था और इसमें भी हमने जाना कि कैसे वेंडर्स को सेलेक्ट किया जाता है, वेंडर को सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जब हम किसी जगह को चूज़ कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और हम कल फिर इसी टाइम पर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे।